बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ना है। बेसिकली एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हैं इन केमिस्ट्री जिनको हमने डिस्कस करना है। देखें, एनालिटिकल केमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसके अंदर हम तमाम तरह का एनालिसिस करते हैं। अब अगर मैं आपको सही बात बताऊं तो जब भी हम केमिकल करैक्टराइजेशन की बात करते हैं, जब हम किसी कंपाउंड की, किसी सब्सटेंस की करैक्टराइजेशन के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम केमिकल करैक्टराइजेशन करते हैं, तो वो केमिकल करैक्टराइजेशन बेसिकली एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाती है, यानी साइंस ऑफ केमिकल करैक्टराइजेशन, ब्रांच ऑफ केमिकल करैक्टराइजेशन। अब करैक्टराइजेशन क्या चीज़ है? करैक्टराइजेशन केमिस्ट्री में हम दो चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट होती है, या यूँ समझ लें कि करैक्टराइजेशन के अंदर दो पैरामीटर हैं, दो ब्रांचेज हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। एक है क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। यानी करैक्टराइजेशन में दो चीज़ें हैं, दो काम हम करते हैं करैक्टराइजेशन में। पहला है क्वालिटेटिव एनालिसिस, दूसरा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम क्या काम करते हैं? हम बेसिकली एलिमेंट को डिटेक्ट करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपके पास कोई मटेरियल आता है तो सबसे पहले ज़हन में क्या सवाल पैदा होता है? व्हाट इज दिस? ये क्या चीज है? व्हाट इज प्रेजेंट? दिस इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये सोचना कि ये है क्या, ये जानना कि ये क्या है, दिस इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब ऑब्वियसली आपको पता चल गया कि इसमें सेब है, इसमें फलां है, ढिमका है, तो ऑब्वियसली आपके जहन में आइडिया आ गया कि इसके अंदर ये चीजें मौजूद हैं। तो फौरन आपके जहन में दूसरा सवाल क्या आएगा कि अब गिन लो ये है कितने, इनका वेट कर लो, इनको मैयर कर लो। तो वेट कर लेना, मैयर कर लेने के बाद जब आएगी तो इसका मतलब इसको हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। यानी दो बातें आपके पास आ गई, अबाउट, नो अबाउट समथिंग, जानना व्हाट इज प्रेजेंट, इसके अंदर क्या चीज है, और उसके बाद ये जानना हाउ मच इज प्रेजेंट, है कितना, दिस इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इन दोनों बातों के ऊपर हम जब बात करते हैं, जब हम केमिस्ट्री की तरफ आते हैं, तो सबसे पहले याद रख लें, कोई भी कंपाउंड है, कोई भी सैंपल है, उसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं हम क्या क्या एलिमेंट हैं, कौन कौन से एलिमेंट हैं। दैट ब्रांच इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। मिसाल के तौर पर आप एक कंपाउंड है, उसमें कार्बन को आइडेंटिफाई कर लेते हो, हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई कर लेते हो, तो आइडेंटिफिकेशन या डिटेक्शन जो है दिस इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। उसके बाद आपको पता चल जाता है कि इसके अंदर ये एलिमेंट मालूम है, मौजूद हैं, फिर आप उनको मैयर करते हो, फिर आप उनका वेट करते हो। वेट करते हुए जो वेट जो करोगे इस ब्रांच को, जिसमें आप वेट को स्टडी करते हो, जिसमें आप मेजरमेंट को स्टडी करते हो, इसको हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दो चीज़ें आ गई, एक है डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स और एक है मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैंपल। मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैंपल यानी ये जानना कि क्या मौजूद है इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस, और ये जानना कि इसमें कितना कितना मौजूद है, दिस इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब जब हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास 4 स्टेप्स हैं जिनको हम गौर व फिक्र करते हैं, यानी 4 स्टेप्स हैं जो आप परफॉर्म करेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए। पहला स्टेप ये है कि आप सैंपल हासिल करेंगे। सबसे पहले आपको सैंपल दिया जाएगा, ऑब्टेनिंग द सैंपल। फिर आप क्या करोगे? फिर आप सैंपल को जो रिक्वायर्ड कंपोनेंट है उसको सेपरेट करोगे। जाहिर बात है, मसलन आपके पास आपने कार्बन को आइडेंटिफाई कर लिया, तो सबसे पहले आप सैंपल लेंगे, फिर उसमें से कार्बन को अलहदा निकालेंगे, उसका फिर वेट करेंगे, वेट करने के बाद फिर आप उसका कंक्लूजन ड्रा करेंगे। तो 4 काम हो गए। नंबर 1 सैंपल को हासिल करना, ऑब्टेनिंग द सैंपल। नंबर 2
सेपरेशन ऑफ द रिक्वायर्ड कंपोनेंट। नंबर 3, वेइंग, मेजरमेंट या वेट करना उसका, कार्बन का जो भी आपका कंपोनेंट है उसका वे करना। और नंबर 4 है कंक्लूजन ड्रा करना। तो ये 4 स्टेप्स हैं जिनको हम गौर फिक्र या ज़हन में रखते हैं। केमिकल करेक्टराइजेशन यानी कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आखिरी पॉइंट आगे है फिल्ट्रेशन। जब हम फिल्ट्रेशन की बात करते हैं तो याद रख लें, फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, हम सॉलिड पार्टिकल या प्रेसिपिटेट को लिक्विड से अलग करते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास वाटर है, वाटर में सैंड मिक्स है, मतलब यूँ समझ लें सैंड जो है वो पानी में हल नहीं होती, अब ये इनसॉल्युबल है। आप दोनों बातें कर सकते हैं कि इनसॉल्युबल या प्रेसिपिटेट दोनों एक ही सेंस में कंसीडर होते हैं। दोनों को किसी लिक्विड से सेपरेट करना फिल्ट्रेशन कहलाता है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कोई फिल्टर मीडिया यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आपके सामने एक फिगर बनाता हूँ, आपके सामने जो है यहाँ पर देखें, ये हमारे पास छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। इसको हम फनल कहते हैं, फनल, ये दिस इज कॉल्ड फनल। अब फनल जो है इसके अंदर हम फिल्टर पेपर लगाते हैं ऐसे। इस फिल्टर पेपर को आप फिल्टर मीडिया कह सकते हैं, क्योंकि फिल्टर पेपर जो है वो सिर्फ फिल्टर मीडिया नहीं है, फिल्टर मीडिया कोई भी हो सकता है। यानी जो आप मीडिया यूज कर रहे हैं जिसके जरिए आप फिल्टर करेंगे उसको आप फिल्टर मीडिया कह सकते हैं। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम सॉलिड को लिक्विड से अलग कर रहे हैं। सॉलिड को लिक्विड से अलग करना बाय द यूज ऑफ फिल्टर मीडिया, बाय द यूज ऑफ फिल्टर मीडिया, फिल्टर मीडिया को इस्तेमाल करके सॉलिड को लिक्विड से अलग करना, सॉलिड को लिक्विड से अलग करना बाय द यूज ऑफ फिल्टर मीडिया इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। उसको हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। अब फिल्टर मीडिया जो है वो कुछ भी हो सकता है। आम तौर पर जो हम यूज करते हैं वो है फिल्टर पेपर, या कोई भी फिल्टर पेपर, पल्प भी हो सकता है, पेपर पल्प भी हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन एनी हो जो हम आपके सिलेबस की बात करें तो हम आमतौर पर यहाँ पर फिल्टर पेपर इस्तेमाल करते हैं। फिर मैंने बताया है कि फिल्टर पेपर अगर आप यूज़ करेंगे तो ये जो प्रोसेस होगा ये बहुत स्लो होगा। फिल्टर पेपर को यूज़ करके जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है यूजुअली अ वेरी स्लो प्रोसेस। अब अगली बात ये है कि हमारे पास मुख्तलिफ फिल्टर पेपर में आपको पता है पोर्स होते हैं। मसलन ये फिल्टर पेपर है आपके पास, ये फिल्टर पेपर है, इसके अंदर ना नजर आने वाले बारीक बारीक सुराख होते हैं, सुराख, पोर्स होते हैं, पोर्स। तो हम ये बात कहते हैं, हम कहते हैं कि डिफरेंट साइज के पोरोसाइट्स अवेलेबल हैं। उन पोरोसाइट्स की बुनियाद पर हम मुख्तलिफ फिल्टर पेपर्स अवेलेबल हैं, और हम कौन सा फिल्टर पेपर सिलेक्ट करेंगे, कौन से साइज का, कौन से पोरोसाइट्स होने चाहिए, कितने बड़े होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, ये डिपेंड करता है कि हम उसमें से कौन सी चीज फिल्टर कर रहे हैं। हम जो फिल्टर कर रहे हैं उसमें प्रेसिपिटेट के साइज को मद्देनजर रखा जाएगा। जिस हिसाब से हमारा फिल्टर जो प्रेसिपिटेट का साइज होगा, पार्टिकल का साइज होगा, उसी हिसाब से हम फिल्टर पेपर को सिलेक्ट करेंगे। तो ये है हमारा बेसिकली एक मेन क्राइटेरिया जिसको हम ज़हन में रखते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फिल्टर पेपर के अंदर वो कौन कौन से हैं जिनको आपने ज़हन में रखना है। सबसे पहली बात ये है कि फिल्टर पेपर जो है तकरीबन इतना बड़ा होना चाहिए, शुड बी लार्ज इनफ, कि तकरीबन 1/4 या से लेकर 1/2 यानी आधे हिस्से तक जो है वो फिल्ट्रेशन जब एंड हो जाए, जब आप, जाहिर बात है आपने फ़िल्टर, मिसाल के तौर पर यहाँ पर गौर करें, ये आपने यहाँ से फ़िल्टर किया, अब फ़िल्टर के ज़रिए ये आपके पास फ़िल्टर पेपर आ गया। ये फ़िल्टर पेपर आपने इसको ऐसे रख दिया, इसके ऊपर जो हैं यहाँ पर ये पीपीटी पड़े हुए हैं। अब आपने सबसे पहले ये ज़हन में रखना है कि जो ऊपर रह जाएगा वो प्रेसिपिटेट रह जाएगा, ज़ाहिरी बात है, हम उसको रेजिड्यू भी कहते हैं। रेजिड्यू, यहाँ पर मैं लफ्ज़ लिख देता हूँ
रेजिड्यू, और जो नीचे बीकर में चला जाएगा उसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं, फिल्ट्रेट। ये बातें दो बड़ी अहम हैं। जो ऊपर रह जाता है उसको हम रेजिड्यू कहते हैं, और जो नीचे चला जाता है, जो लिक्विड की शक्ल में नीचे चला जाता है, उसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं, फिल्ट्रेट। अब ये बात आपके जहन में आ गई कि ये फिल्ट्रेट है जो नीचे चला गया है, और जो ऊपर रह गया है वो है रेजिड्यू। अब रेजिड्यू जो है उसके बारे में बात हो रही है, उसको बेसिकली आप पीपीटी कह रहे हो। अगर इन अदर वर्ड्स आप बात करो तो इसको आप पीपीटी कह रहे हो। वो बताना ये चाह रहा है, वो कह रहा है कि आपका फिल्टर पेपर इतना बड़ा तो हो कि जब आप फिल्ट्रेशन कंप्लीट कर लें, जब आपका फिल्ट्रेशन का प्रोसेस मुकम्मल हो जाए, तो उसके बाद तकरीबन 1/4 से आधे तक तकरीबन पीपीटी पड़े होने चाहिए। यानी ये ना हो कि आपका फिल्टर पेपर छोटा सा है और आपके पीपीटी बिल्कुल बाहर गिर जाएं और आपका प्रेसिपिटेट ज़ाया हो जाएं। कहने का मतलब उसका ये है कि फिल्टर पेपर शुड बी लार्ज इनफ सो दैट 1/2 to 1/4 यानी 1/4 to 1/2 जो है शुड बी फुल ऑफ पीपीटी एट द एंड ऑफ द फिल्ट्रेशन। ये इस पहली लाइन का मतलब ये है। अब साइज ऑफ द फनल की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि साइज ऑफ द फनल जो है वो इतना बड़ा होना चाहिए कि फिल्टर पेपर जो है वो बाहर हो टॉप, और जो फिल्टर पेपर है वो आपके इनसाइड हो। यूँ समझ लें कि ऐसा ना हो कि आपका फिल्टर पेपर यहाँ से बाहर निकला हो, यहाँ से ऐसे, यानी फिल्टर पेपर बाहर निकला हो, ऐसा ना हो। सिंपल उसका मतलब ये है कि वो कह रहा है कि फनल का साइज इतना बड़ा होना चाहिए कि टॉप ऑफ द, जो टिप ऑफ द पेपर है, जो पेपर की टिप है, जो टॉप है, वो अंदर होनी चाहिए, और सरकमफेरेंस ऑफ द फनल जो है वो उसको आउट होना चाहिए। फनल बाहर हो और पेपर अंदर हो। ऐसा ना हो कि पेपर आपका बाहर निकल रहा हो, फनल अंदर रह जाए, क्योंकि अगर ऐसा हो जाए तो आपको आइडिया नहीं होगा कि आपने सोल्यूशन कहां तक डालना है। मसलन यहां तक फिल्टर पेपर आ गया है। अब अगर फॉर एग्जांपल इसमें आप डालते हो, इसमें, तो आपको क्या पता, आप डेफिनेटली हो सकता है इधर तक ले आओ। इसलिए फिल्टर पेपर को यहां नहीं होना चाहिए बल्कि यहां तक इनसाइड होना चाहिए, ताकि आपको आराम से पता चले कि आप यहां पर सोल्यूशन ऐड कर रहे हो। यह है फिल्ट्रेशन। इस तरीके की, यह दूसरा पॉइंट है। उसके बाद वो बात कर रहा है कि अगर आपने फिल्ट्रेशन को स्मूथली रन करना है, आप चाहते हैं कि फिल्ट्रेशन कॉन्स्टेंटली चलती रहे, स्मूथली चलती रहे, तो फिर जरूरी है कि आप आराम से सोल्यूशन डालते चले जाएं, और आपकी जो स्टेम है फनल की, जो नीचे स्टेम, ये स्टेम है बेसिकली, ये वाली जो है, दिस इज कॉल्ड स्टेम। वो कह रहा है स्टेम ऑफ द फनल जो है वो तकरीबन फुल ऑफ लिक्विड, यानी मुसलसल लिक्विड से भरी रहे। आप ऊपर से डालते रहें और ये फुल होकर चलती रहे, और आपका सिस्टम प्रोसेस जो है स्मूथली रन होगा। उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, उसमें कोई ऑब्स्टेकल नहीं आएगी। उसके बाद आखिरी पॉइंट ये है कि स्टेम ऑफ द फनल जो है शुड बी सेवरल इंचेस। स्टेम ऑफ द फनल यानी ये इतनी बड़ी होनी चाहिए, और इसको अलोंग द वॉल ऑफ द बीकर होना चाहिए, नीचे होनी चाहिए और अलोंग द वॉल, यानी बिल्कुल बीकर की दीवार के साथ टच कर रही हो। मैं इसको आपको ऐसे समझा देता हूं, जैसे मिसाल के तौर पर देखिए, बिल्कुल बीकर के साथ टच हो ऐसे। इट शुड बी सेवरल इंचेस इनटू द रिसीविंग बीकर, बीकर के अंदर सेवरल इंचेस नीचे होनी चाहिए और अलोंग द वॉल ऑफ द बीकर होनी चाहिए। इससे क्या होगा, याद रख लें, अगर आप इसको सेंटर में करेंगे तो स्प्लैशेस छींटे पड़ेंगे, सोल्यूशन जोर जोर से गिरेगा और सोल्यूशन गिर कर इधर उधर जाया होगा। स्प्लैशेस से बचने के लिए, स्प्लैशेस से अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको सेवरल इंचेस नीचे और अलोंग द वॉल ऑफ द बीकर रखते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है स्प्लैशेस, छींटे वगैरह सोल्यूशन के वेस्ट होने से हम बच जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। दिस वाज द chemical characterization of the organic compounds, of the sample, of
which we study in analytical chemistry. Anyhow, if any of the question you have, you can write in the comments or you can ask me. Thank you very much. Allah Hafiz. आज के लिए इतना ही.